नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के बार का। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, पूजा और विवेक। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के कुवैत दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर रहेंगे। 42 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह कुवैत दौरा रहने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कल रवाना होने वाले हैं। 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का यह दौरा रहेगा और कुवैत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से बातचीत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। 21 और 22 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय श्रमिक शिविर का दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और बड़ी खबर, बगैर सीएम चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी। भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएगी बीजेपी। बगैर सीएम चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला। जल्द बीजेपी करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों को सामने रख चुकी है और उस बीच बीजेपी सीएम का चेहरा प्रदर्शित किए बगैर चुनाव लड़ेगी। जानकारी सोर्सेज के हवाले से। भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएगी बीजेपी। करप्शन, आम आदमी पार्टी का करप्शन मुख्य मुद्दा रहेगा और इसी को लेकर लगातार बीजेपी और हमले बोलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो सीएम फेस नहीं होगा। भ्रष्टाचार को ही प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा, यानी सिर्फ करप्शन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम का कोई फेस सामने नहीं होगा। बगैर सीएम चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएगी बीजेपी। सोर्सेज के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी। खबर यह भी है कि जल्द ही बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो देखिए, नए साल के आगाज के साथ ही और ज्यादा सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के, और ऐसे में बयानबाजियों का सिलसिला भी और तेज होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी से जुड़ी बड़ी जानकारी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम के चेहरे के बगैर चुनाव लड़ेगी और खबर यह है कि मुख्य मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और जल्द ही बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे भी सामने होंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, बगैर सीएम फेस चुनाव में उतरेगी बीजेपी दिल्ली के? बिल्कुल, देखिए, एक तो तय था क्योंकि पिछले दिनों की जितनी रणनीति थी उसमें यही देखा गया था कि वो बिना सीएम फेस उतरे, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो और चाहे हरियाणा या महाराष्ट्र की बात कर लें, तो कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि दरअसल चेहरा तो नरेंद्र मोदी है। ये बात अलग है कि दिल्ली में जिस तरीके से पहले शीला दीक्षित थी, केजरीवाल आए, तो रणनीति बदलने की चर्चाएं थी और ये भी सुझाव आए थे भारतीय जनता पार्टी के पास। सभी के मन में एक बार ये बैठक भी हुई और सुझाव भी दिए गए कि अगर यहाँ पर एक चेहरे के साथ जाएं, या तो कोई महिला चेहरा हो या कोई पॉपुलर चेहरा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा जो चेहरा है वो एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हम अब तक चुनाव होते करते आए हैं और अभी उतरेंगे। और आपने पिछले दिनों देखा, भले ही नायब सिंह एक समय पहले उनको बदला गया, उनको ये सब मसले आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल नरेंद्र मोदी ने। अदिति, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर विधेयक को आगे की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। सदन में ये प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य मौजूद होंगे। इनमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी की बासुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर और एनसीपी की सुप्रिया सूले का नाम भी शामिल है। इनके अलावा सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल कल्याण बैनर्जी, इसके साथ ही टीएम सेल्वा गणपति को भी जेपीसी में शामिल किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा के भी 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और साकेत गोखले, इन सबका नाम भी इसमें शामिल है। 12 सदस्य जो कि राज्यसभा से इंगित किए गए हैं और जेपीसी का गठन हो चुका है और अब ज्वाइंट पार्लिया कमेटी इस पर विचार विमर्श करके वन नेशन वन इलेक्शन पर एक प्रस्ताव लेकर के आई। वन नेशन वन इलेक्शन बीते कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लोकसभा के पटल में रखे गए इस विधेयक को लेकर देश दो खेमे में बंट गया। इसके तर्क में कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि इकोनॉमी को भी
बूस्ट मिलेगा। आयोग के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का तर्क यह है कि अगर यह विधेयक लागू हो जाता है तो इससे चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा, देश के आर्थिक विकास में भी यह मददगार साबित होगा। कोविंद के मुताबिक इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि दर मौजूदा 7.23% से 1.5% तक और बढ़ जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि यदि मौजूदा जीडीपी में 1.5 अंक जोड़ दिया जाए तो 10% जीडीपी के आंकड़े तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब दुनिया भारत के शीर्ष 3-4 आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हो जाए। भारत जो है ये शामिल हो जाएगा दुनिया की शीर्ष आर्थिक शक्तियों में। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर रहा। यह रकम भारत के हेल्थ सेक्टर पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 बनता है। चुनाव एक साथ कराने से महंगाई दर के नीचे आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी ने शुक्रवार को प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है और इस बैग पर 1984 और खून के छींटों की तस्वीरें बनी। इस बैग पर बने हुए 1984 और खून के छींटों को सिख दंगों से जोड़ा गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लेकर रख लिया। दरअसल 19 दिसंबर को सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की की स्थिति संसद परिसर में देखने को मिली, जिसमें ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। प्रदर्शन कर रहे सांसद मुकेश राजपूत को राहुल गांधी का धक्का लगा और वो सारंगी पर गिर पड़े और इसी के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी के सांसदों ने एक बार फिर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान अपराजिता वो बैग लेकर प्रियंका को देने के लिए पहुंची, जिसे उन्होंने रख लिया। इससे पहले भी आपको याद होगा प्रियंका गांधी के पैलेस्टीन वाले एक बैग को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, हैंडबैग को, और अब अपराजिता सारंगी की तरफ से दूसरा बैग प्रियंका गांधी को दिया गया, जिसे उन्होंने रख लिया है। और इस वक्त बड़ी खबर, संभल में आज मंदिर के सर्वे का काम हो चुका है पूरा। एएसआई ने कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग की है। संभल में 5 तीर्थ और 19 कुओं का सर्वे हुआ है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने सर्वे किया। तो देखिए, पहले खबर ये थी कि लगभग जो टीम एएसआई की वो 3 बजे पहुंचेगी, लेकिन अभी खबर ये मिली कि ये सुरक्षा कारणों से टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई थी और टीम ने सुबह निरीक्षण किया। संभल में 5 तीर्थ और 19 कुएं जिनका निरीक्षण किया गया। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम पहुंची थी जिन्होंने सर्वे किया। संभल में आज मंदिर के सर्वे का काम पूरा हुआ। तो संभल लगातार सुर्खियों में है। संभल सुर्खियों में उस वक्त आता है जब मस्जिद का सर्वे किया जाता है, फिर पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है। बिजली चोरी के कई मामले सामने आते हैं और ना सिर्फ बिजली चोरी बल्कि एनक्रोचमेंट का मामला सामने आता है। यहां तक कि सांसद के घर पर भी बुलडोजर चल जाता है। और अभी खबर यह कि जो मंदिर पाए गए थे और 5 ऐसे तीर्थ और 19 कुओं का सर्वे हुआ है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम सुबह सवेरे पहुंची और सर्वे किया। और इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और थोड़े दिन के बाद संजय सिंह पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू करेंगे। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं सभी पूर्वांचल कॉलोनी में जाएंगे, वहीं रात्रि को प्रवास करेंगे और पूर्वांचल समाज के लोगों को भाजपा की इस साजिश के खिलाफ एकजुट करेंगे। मैं अब संजय सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने अभी विस्तार से सारी घटना के बारे में बताया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से 1,91 लाख रुपए वसूलेगी। बिजली विभाग ने 19 दिसंबर को बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की थी। घर का कनेक्शन भी काट दिया गया था। बाद में उन पर 1,91 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया। सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक सांसद के नाम से और दूसरा इनके दादाजी के नाम से थे कनेक्शन। 6 महीने की बिजली खपत जीरो आ रही है, जिसके बाद बिजली विभाग की तरफ से यह जांच की गई। इस जांच में बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली। मीटर की जांच रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करने के
बिजली चोरी की बात भी सामने आई है। इसके बाद बिजली चोरी की धारा 135 के तहत बर्क के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगा है। इस धमकी देने के मामले में सपा के सांसद के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। इधर संसद भवन के बाहर आज भी जबरदस्त सियासी शोर और हंगामा देखा गया। बीजेपी ने जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को जानबूझकर धक्का मारकर जख्मी करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बीजेपी के दोनों सांसद जो कि चोटिल हुए हैं वो अस्पताल में हैं, उनकी हालत ठीक है। हमारे एनडीए के सांसद नाराज हैं, आक्रोशित हैं, हमने उन्हें अच्छे से समझाया है। सांसद होने के नाते संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, बोलने की आजादी है लेकिन हाथापाई नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सांसद जो है वो प्रदर्शन इस तरीके से ना करे और संसद शांति से चलती हुई नजर आए। 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोशित है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आजादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को संसद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने की हिदायत दी। साथ ही स्पीकर ने कहा कि बार बार परिसर में प्रदर्शन न करें, नहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले सभी सांसद वंदे मातरम के लिए खड़े हुए, इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए पहले स्थगित हुई, इसके बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद संसद परिसर में हंगामे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया। राहुल पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। वहीं पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये केस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। दरअसल गुरुवार को संसद में प्रदर्शन के दौरान हुए धक्का मुक्की में उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हुए। इस मुद्दे पर विपक्ष और बीजेपी के सांसद अब एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर की गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कई मामले लगाए हैं, वो नई एफआईआर लाते हैं और झूठ बोलते हैं। ये उनकी हताशा का स्तर दिखाता है। देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। संसद धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुरुवार रात संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। इस प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, ये उसकी धारा है। 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, 131 और 351 और 35 जिसमें सामान्य इरादा किसी को चोट पहुंचाने का, इसके तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल को बुला सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है मामला। जैसा कि अभी विवेक ने अपडेट किया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। क्राइम ब्रांच इस मामले को अब आगे बढ़ाएगी। क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा गया है। ये एफआईआर की वो कॉपी है। कौन कौन सी धाराएं दर्ज जिनके तहत केस हुआ है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। 6 धाराएं हैं कुल मिलाकर राहुल गांधी पर, और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले को आगे जांच करते हुए लेकर जाएगी।